तो ये HMPV का फुल फॉर्म क्या है? HMPV का मतलब हुआ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये एक तरह का वायरस है। शुरुआत इसकी हुई थी एवियन कैटेगरी में है, मतलब वो ये बर्ड से आया, यानी चिड़िया से। आप देखिए कोई भी वायरल डिजीज, आपको सर्दी होता है 3 से 4 दिन सर्दी रहता है, उसके लिए तो आप हर बार तो फिजिशियन के पास नहीं जाते हैं। वक्त में एक बिजनेस हुआ था, सैनिटाइजर वाले खूब बिजनेस किए, तभी तो भय पैदा किया जा रहा है बिजनेस बढ़ाने के लिए। उस समय में बिजनेस जो है टीका वाले का अपना बिजनेस। देखिए आप जानते हैं कि मैं बेबाक बातें बोलता हूं। तो वो सबका बिजनेस हुआ ना, सबकी खूब बिक्री हुई। कमर्शियल इंटरेस्ट हर चीज में है, हर भय कमर्शियल इंटरेस्ट रहता है, व्यावसायिक फायदा रहता है। तो टीवी वाले क्यों डरा रहे हैं भाई? वो समझाएं लोगों को अच्छे तरीके से। तो टीवी वाले आप ही लोग हैं। अगर ये जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, तो वैसे अगर सही ढंग से इसकी अगर आकलन की जाए तो उतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सतर्कता की आवश्यकता है। जितने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं सबको समय पे वेतन मिल रहा है। धनबाद में 60 ऐसे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उनका 4 महीना से वेतन नहीं मिला। अब बताइए भूखे पेट कैसे काम करेंगे डॉक्टर? यही बहुत अफसोस की बात है। आज मेरा धनबाद आगमन सिर्फ इसी कारण से हुआ कि यहाँ के, जब मुझे पता चला कि यहाँ के डॉक्टर्स जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं पिछले 4 महीना से वेतन नहीं पा रहे। जब आप एक और एडवाइजरी जारी कर रहे हो HMPV वायरस के लिए और दूसरी ओर आप डॉक्टर्स सीनियर रेजिडेंट्स को आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो आपका एडवाइजरी का क्या मतलब है? जब आप सोचिए ना, अगर किसी को भी मैं नौकरी पर रखता हूं और उसे तनख्वाह नहीं दूंगा तो वो कितना दिन मेरे यहाँ नौकरी करेगा? वो तो नौकरी करना बंद कर देगा ना। तब उसको हम क्या कहेंगे कि हड़ताल पर बैठिए। लेकिन सरकार सहज रूप से बिना हड़ताल पे गए भी तो सुन सकती है। बिल्कुल सुन सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ, खास करके जब हमारा विभाग का कप्तान खुद एक डॉक्टर है जी, तो मैं समझता हूँ कि एक डॉक्टर ही डॉक्टर की व्यथा को समझेगा। और एक बात और है, बड़ा चिंता का विषय है कि जब हमारा कप्तान डॉक्टर है तो डॉक्टरों को इस तरह की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, थोड़ा सा तकलीफ ज्यादा। इनके फंड का पैसा कहां जा रहा है? ये तो सरकार जवाब दे पाएगी। ये तो अब सोचने की बात है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। वो तो टेक्निकलिटीज की बात है, वो मुझे नहीं पता। नई सरकार है तो हो सकता है कुछ एलोकेशंस में इधर उधर हुआ होगा, और मुझे इतना जरूर जानकारी किस है। महीने से इनका वेतन अभी तक नहीं मिला? पिछले अक्टूबर से। आप ये सोचिए कि इनका तमाम त्योहार वगैरह जो है बिना तनख्वाह का चल रहा है। अब परिस्थिति ये हो गई है कि अब ये लोग तो पिछला अक्टूबर मतलब दुर्गा पूजा के समय से ही? बिल्कुल, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, किसी में तनख्वाह नहीं। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और यह मुद्दा राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बन गया है और इस वक्त में पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। और हम बात कर रहे हैं HMPV की। दरअसल ये HMPV वायरस क्या है, क्यों ये दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, कोविड-19 से इतर ये किस तरह का वायरस है, क्या ये सिर्फ बच्चों और बुजुर्गों के लिए ही खतरनाक है या सभी उम्र के लिए है, और भी बहुत सारी बातें हैं। इन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त में एक बड़ी समस्या कोयलांचल धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल ASNMCH के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जुड़ी हुई है। हम उनकी चर्चा भी करेंगे। ये दोनों प्रमुख समस्या पर चर्चा करने के लिए आज जो हमारे मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो बिल्कुल नहीं है। वो धनबाद IMA के फिलहाल उपाध्यक्ष हैं, पहले पूर्व सचिव रह चुके हैं धनबाद जिला के, और सबसे बड़ी बात है कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के जो राष्ट्रीय एसोसिएशन है उस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। तो हम सीधे तौर पे हम उनसे ही आज बातचीत करने जा रहे हैं कि ये जो कोविड-19 के बाद जो खतरा आया है HMPV का, ये किस तरह का वायरस है और इससे दुनिया के बचने के लिए क्या करना चाहिए, और क्यों आज के समय में सभी टीवी चैनलों में हाय तौबा मचा हुआ है। क्या वाकई अलार्मिंग सिचुएशन है? क्योंकि इसके पहले भी कोविड-19 की शुरुआत चाइना से हुई थी और ये वाला वायरस भी चाइना से ही दूसरी जगह पहुंचा है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील जी की, जिससे हम अभी इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुशील जी नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर,
कोविड-19 में हम लोगों ने देखा है आपका उस वक्त में समाज में सभी लोग जब घर के कमरे के अंदर बंद हो गए थे, जब देश लॉकडाउन हो गया था, तब एकमात्र भरोसा धरती के भगवान डॉक्टरों पर ही रह गया था। और आप लोगों ने खास करके आपके बारे में तो कहना नहीं, क्योंकि आप सबसे पहले वो डॉक्टर हैं जो हम पत्रकारों के लिए भी आप दूत बन के आए थे। और जब हम लोगों को कोई नहीं देखने वाला था तब आप सबको हालचाल देख रहे थे, यहां तक कि हम लोग जब बीमार हालत में थे तो आपने हर तरह से सहयोग भी किया था। तो एक तो कोविड-19 के दौर से 5 साल हो गए, लोग बाहर निकल के अपना व्यवसाय में लग गया, सब कुछ सामान्य स्थिति हो गई, एक बार फिर से ये डर और दहशत कायम हो रहा है। तो क्या वाकई वैसा ही खतरा है? देखिए अभिषेक जी, ये एक वायरल डिजीज, और अगर आप इसको कोविड से तुलना करते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। ये एक ऐसा वायरल डिजीज है जो 2001 में पहचाना गया, सबसे पहले नेदरलैंड, लेकिन इससे पहले भी ये इन्फेक्शन हुआ करता, और ये प्रत्येक साल आता है जाड़े के समय में। लगभग ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो अर्थ का, जो पृथ्वी का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसमें इस तरह का इन्फेक्शन फैलता ही है। तो ये HMPV का फुल फॉर्म क्या है? HMPV का मतलब हुआ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये एक तरह का वायरस है। शुरुआत इसकी हुई थी एवियन कैटेगरी में है, मतलब वो ये बर्ड से आया, यानी चिड़िया से आया, और चिड़िया से आते आते ये अब म्यूटेशन होते होते ऐसा हो गया कि अब ह्यूमंस को, मानव को संक्रमित कर रहा है। आपका मूल प्रश्न है कि क्या घबराने की आवश्यकता है? तो मेरे हिसाब से ये जो डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही बेमानी है। तो पैनिक क्रिएट करने के पीछे कारण क्या है? देखिए, पैनिक का एक ही कारण मेरे को समझ में आता है कि कोई भी चीज अगर चाइना से आ रहा है तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि कोविड भी चाइना का ही देन था। तो इस बार भी चाइना से ऐसा लग रहा है कि ये वायरस चाइना से ही स्प्रेड कर रहा है। तो चाइना में एक बड़ा विचित्र बात है कि वो वायरस को किस प्रकार चेंज कर देगा, यानी कि म्यूटेशन करा देगा, और फिर जब वो वायरस हमारे पास आएगा तो उसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात। मतलब फिर टीका लगाने का चक्कर आएगा? नहीं, अभी तक HMPV का एज सच टीका तैयार नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल से वैसी नौबत नहीं आएगी जिस तरह से ये लग रहा है कि बताया जा रहा है। इतना डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कोविड-19 में जब स्थिति ज्यादा खतरनाक हो गई तो भारत में तो 2-2 टीके लोगों ने ये किया, हम लोगों को तो 3-3 बूस्टर डोज तक लगाए, तो वो खतरा। लेकिन बाद में पता चला कि ये टीका भी उतनी सही नहीं थी जितनी बताई गई थी। नहीं, वो तो एक कंट्रोवर्शियल इशू है, टीका कितना कारगर था नहीं था, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन सवाल है कि अभी हम लोग कोविड से निकले। कोविड एक ऐसा वायरस था जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, लेकिन HMPV ऐसा वायरस है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका स्टडी पूर्व में भी हो चुका है। लक्षण क्या है? मतलब जो कोविड-19 में लक्षण था वही लक्षण? बिल्कुल इन्फ्लुएंजा वाला लक्षण है, जो जैसे सर्दी होना, खांसी होना, सांस का कष्ट होना, यही है। हाँ, खतरा किन को है, कौन सा ग्रुप है जो कि खतरे में आ सकता है, संभावना है? वैसे व्यक्ति जिनका इम्यूनिटी कमजोर है। इम्यूनिटी कमजोर मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में रहता है, वो अगर कमजोर है तो जाहिर तौर पर ये वायरस उसके लिए थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बच्चे और बुजुर्गों के लिए खतरा है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि ये ज्यादातर बच्चों को, चूंकि बच्चों में उतना इम्यूनिटी डेवलप नहीं होता है, इसीलिए बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है, या फिर बुजुर्ग जो जिनका इम्यूनिटी कमजोर है उनको तो नवजात बच्चे के लिए भी खतरा है और उम्रदराज जो है उनके लिए भी। सही बात है। तो ये सिर्फ वही लोगों को खतरा कर सकता है, वो भी सबको खतरा कर दे ऐसी बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि हम जो कोविड है, कोविड में जो हम लोग जो नियम का पालन कर रहे थे, अगर उसी नियम को अगर पालन करते हैं इस बार भी, तो मुझे नहीं लगता कि HMPV वायरस वैसी परिस्थिति करेगी। कोविड-19 में हम लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया, हाथ मिलाना बंद कर दिया, दूर दूर रहना पसंद कर दिया, और बहुत सारी बातें शुरू कर दिया। तो क्या फिर से वही क्वारंटाइन का दौर आएगा? नहीं, क्वारंटाइन, अब लॉकडाउन मेरे ख्याल से तो नहीं लगना चाहिए इसमें।
और रही बात क्वारंटाइन का, तो ये देखिए खुद का समझ होना चाहिए कि अगर मुझे है, अगर इन्फेक्शन मुझे लग रहा है कि सर्दी खांसी इस दौर में हो रहा है, तो बेहतर होगा कि हम घर में रेस्ट करें। हम अगर बाहर जाते हैं तो एक तो हम फैला रहे हैं वायरस को, और दूसरा कि हम अपने शरीर को और ज्यादा संक्रमित कर रहे हैं और ज्यादा बीमार कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप रेस्ट करें घर में। तो इसका मतलब ये भी है कि हाथ लगने या गले पड़ने से अच्छा है कि आप दूर से होकर नमस्ते किया करिए, थोड़ा बेहतर होगा, डिस्टेंस बेहतर होगा। आप कोविड का ही, मैंने कहा ना कि जो आप कोविड के समय में आप जिस चीज का पालन कर रहे थे उसी का पालन अगर करें तो सेफ रहेंगे। तो न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा की तरह ये भी बीमारी है, और ये भी स्ट्रेन जो है वो महामारी का रूप इसलिए ले लिया क्योंकि ये धीरे धीरे काफी हद तक कई देशों में फैल चुका है। नहीं, आप तो खुद ही जान रहे हैं ना कि वायरल डिजीज तो बहुत जल्दी फैलता है ना, वो मैन टू मैन कांटेक्ट में फैलता है, या फिर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं तो मेरे मुंह से जो छोटा छोटा ड्रॉपलेट निकल रहा है उससे फैल रहा है, या कोई भी सामान हम छू रहे हैं जिसमें वायरस संक्रमित है, जिसको फोमाइट कहते हैं। कोविड के समय भी हम लोग तो जहां तहां जो थूकते हैं, स्पाइट करते हैं, उनसे बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इसमें तो सरकार के तरफ से भी कई दिशा निर्देश है कि इस तरह से ओपनली थूकना नहीं चाहिए। तो लेकिन कोविड-19 में रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो जाता था, इसमें इस तरह के कोई खतरा तो नहीं है? संभावना रेस्पिरेटरी फेलियर, देखिए आपको मैं इसकी पैथोलॉजी छोटा मोटा समझा दे रहा हूं कि ये जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वास नली के अंदर जाता है तो जो वॉल है, जो दीवार है श्वास नली का, जो पाइप्स है जिसको हम ट्रैकिया, ब्रोंकियल्स ये सब कहते हैं, तो वो जो उसका जो अंदरूनी दीवार है उसमें जो म्यूकोसा होता है, उसका जो लेयर होता है, उससे ये अपने आप को अटैच करता है। नतीजतन क्या है कि उसमें एक रिएक्शन होता है जिसके वजह से ज्यादा म्यूकस, जिसको कफ बोलते हैं, वो पैदा होता है। तो इसलिए गले में खराश जैसा दिखता तो ज्यादा म्यूकस जब अगर पैदा होगा तो दो चीज होगा, एक तो सांस नली पतला हो जाएगा, चूंकि म्यूकस ज्यादा है तो सांस लेने में दिक्कत होगी, और दूसरा कफ आएगा, तो नाक बंद हो जाएगा और गले में खराश रहेगा। बिल्कुल। तो इसका मैंने अगर अवधि देखें तो इस बीमारी की अवधि कितने दिन? 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये अपने आप ऑटो लिमिट है इसका खुद से। तो डरने वाली बात नहीं है, मतलब एक डॉक्टर ही आराम से किसी नियरेस्ट डॉक्टर से आप दिखा लीजिए, एमबीबीएस डॉक्टर से, तो वो ठीक कर देंगे। बिल्कुल सही बात। और ओवर द काउंटर मेडिकेशन, और दूसरी बात की घबरा के ये दवाई वो दवाई ले खाना, ये कहीं से भी समझदारी नहीं है। फिजिशियन से मिलिए, ठीक हो जाएंगे, यही कहना चाहिए। आप देखिए कोई भी वायरल डिजीज, आपको सर्दी होता है, 3 से 4 दिन सर्दी रहता है, उसके लिए तो आप हर बार तो फिजिशियन के पास नहीं जाते हैं, घर में आराम करते हैं, 2 दिन 3 दिन रेस्ट करने के बाद आप खुद ब खुद सही हो जाते हैं। मैंने क्या कहा, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। सेल्फ लिमिटिंग मतलब स्वयं ठीक हो जाए, यानी कि बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता उसको कंट्रोल कर ले। डॉक्टर साहब वो वाला खतरा नहीं ना कि जब हम लोग उस समय में सैनिटाइजर से हाथ धोते थे? बेहतर है कि आप सैनिटाइजर से हाथ धोइए, ये तो हमेशा आपके लिए बेहतर है। सामान्य साबुन से भी धो सकते हैं आप साबुन से धोइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। साबुन भी तो एक तरह का सैनिटाइजर। में एक बिजनेस हुआ था, सैनिटाइजर वाले खूब बिजनेस किए, तभी तो भय पैदा किया जा रहा है बिजनेस बढ़ाने के लिए। उस समय में बिजनेस जो है टीका वाले का अपना बिजनेस। देखिए आप जानते हैं कि मैं बेबाक बातें बोलता हूं। तो वो सबका बिजनेस हुआ ना, सबकी खूब बिक्री हुई। कमर्शियल इंटरेस्ट हर चीज में है, हर भय में कमर्शियल इंटरेस्ट रहता है, व्यावसायिक फायदा रहता है। तो टीवी वाले क्यों डरा रहे हैं भाई? वो समझाए लोगों को अच्छे तरीके से। तो टीवी वाले आप ही लोग हैं। अगर ये जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, तो वैसे अगर सही ढंग से इसकी अगर आकलन की जाए तो उतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हाँ सतर्कता की आवश्यकता है। जी। एक दूसरा बड़ा सवाल है जो इस वक्त में धनबाद की सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर फेस कर रहे हैं। कहते हैं कि अस्पताल की रीढ़ जो है उन्हीं के भरोसे है। जो ऑलमोस्ट डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर्स, वो कई बार मौके पर नहीं रहते, लेकिन रात की पाली में सारी जिम्मेवारी जो है वो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के भरोसे ही है। और धनबाद का सबसे बड़ा अस्पताल में हमारा शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, SNMMCH, यानी रांची के रिम्स और मुझे जमशेदपुर के MGM के बराबर का ये कॉलेज है। सब जगह जितने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं सबको समय पे वेतन मिल रहा है। धनबाद में 60 ऐसे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उनका 4 महीना से वेतन नहीं मिला। अब बताइए भूखे पेट कैसे काम करेंगे डॉक्टर? यही बहुत अफसोस की बात है। आज मेरा धनबाद आगमन सिर्फ इसी कारण से हुआ कि यहाँ के, जब मुझे पता चला कि यहाँ के डॉक्टर्स जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं
पिछले 4 महीना से वेतन नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चिंता बहुत काफी हो गया और ये इसकी चर्चा पूरे राष्ट्र में होने लगी। राष्ट्रीय स्तर में हम लोगों ने चर्चा करना शुरू किया। ये बहुत ही कठिन समय है उन लोगों के साथ, सारे तमाम सीनियर रेजिडेंट्स के साथ, क्योंकि सब दूर दराज से आए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, और जो रह रहे हैं मकान भाड़ा पे लेके, किराया पर लेकर रह रहे हैं, सभी के परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनको इस तरह का दुविधा में वो लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत चिंता की विषय है और शर्म की भी बात है कि उनको तनख्वाह नहीं दिया जाए। तो विभागीय जो हेड है या जो प्रचार है वो क्या कर रहे हैं? इनका कहना है कि ऊपर से फंड का एलोकेशन नहीं हुआ है, जिसके वजह से तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। प्रश्न ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऊपर से क्या हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन सीधी सी बात है, सरकार को सोचना चाहिए ना भाई कि आप अगर तनख्वाह नहीं दोगे तो खास करके ऐसे समय में जब आप एक और एडवाइजरी जारी कर रहे हो HMPV वायरस के लिए और दूसरी ओर आप डॉक्टर्स सीनियर रेजिडेंट्स को आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो आपका एडवाइजरी का क्या मतलब है? जब आप सोचिए ना, अगर किसी को भी मैं नौकरी पर रखता हूं और उसे तनख्वाह नहीं दूंगा तो वो कितना दिन मेरे यहाँ नौकरी करेगा? वो तो नौकरी करना बंद कर देगा ना। तब उसको हम क्या कहेंगे कि हड़ताल पर बैठिए? तो ऐसे स्थिति तो कल को मजबूरी होगी उसकी हड़ताल पे जाने की। स्वाभाविक तौर पर मजबूरी तो हो गई। अब वो लोग अब इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि आगे अब वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। आप तो चूंकि उसके राष्ट्रीय यूनियन के लीडरशिप में हैं, तो वो आपके साथ गुहार लगाए ताकि आप उनकी बातों को पहुंचा सके। लेकिन सरकार सहज रूप से बिना हड़ताल पे गए भी तो सुन सकती है। बिल्कुल सुन सकती है। मैं उम्मीद करता हूं, खास करके जब हमारा विभाग का कप्तान खुद एक डॉक्टर है जी, तो मैं समझता हूं कि एक डॉक्टर ही डॉक्टर की व्यथा को समझेगा। और एक बात और है, बड़ा चिंता का विषय है कि जब हमारा कप्तान डॉक्टर है तो डॉक्टरों को इस तरह की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, थोड़ा सा तकलीफ ज्यादा होगा। यदि कोई और रहता तो तकलीफ शायद कम होता, लेकिन नहीं, हमको ये नहीं समझ आ रहा कि इनके वेतन का, पैसे का आखिर एलोकेशन नहीं होना, तो इनके फंड का पैसा कहां जा रहा है? ये तो सरकार जवाब दे पाएगी। ये तो अब सोचने की बात है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, वो तो टेक्निकलिटीज की बात है, वो मुझे नहीं पता। नई सरकार है तो हो सकता है कुछ एलोकेशंस में इधर उधर हुआ होगा, और मुझे इतना जरूर जानकारी किस महीने से इनका वेतन अभी तक नहीं मिला? पिछले अक्टूबर से। आप ये सोचिए कि इनका तमाम त्योहार वगैरह जो है बिना तनख्वाह का चला है। अब परिस्थिति ये हो गई है कि अब ये लोग तो पिछला अक्टूबर मतलब दुर्गा पूजा के समय से ही? बिल्कुल, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, किसी में तनख्वाह नहीं मिला। तो ऐसे परिस्थिति में अब तो ये हो गया है कि ये लोग, अब मुझे आज सभी से भेंट हुआ है, इन लोगों का कहना है कि सर हम लोग किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में मकान मालिक अब हम लोग को प्रताड़ना टोंट कर रहा है, तो ऐसे में तो अब हम लोग यहाँ से उठ के चले ही जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो ये परिस्थितियां, क्योंकि देखिए ये जो डॉक्टर्स हैं जस्ट पास आउट है, ये 3 साल के बॉन्ड पर है। इनका जाहिर सा बात है कि इनका प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है कि पैरेलल कहीं से कमाई हाँ। इनका एकमात्र उपाय वही सैलरी है। तो अब सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, काम करने का माहौल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सब मान लिया, लेकिन पैसा ही, आप तनख्वाह ही नहीं देंगे, जो वाजिब तनख्वाह है वो नहीं देंगे। प्रिंसिपल साहब ने अब तक कितने बार पत्रचार किया है इस मामले में? नहीं, ये मामला जो आ रहा है ये सुपरिंटेंडेंट महोदय के अंडर में। तो कितना बार पत्रचार किया? वो लगातार, उनका कहना है कि वो लगातार विभाग से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल देखिए, कोरी आश्वासन से नहीं चलता है ना भाई। पेट की आग के लिए तो भाई दाना चाहिए ना। तो जीवन यापन करने के लिए जो लोग इतना पढ़ाई करके और यहाँ पर सीनियर रेसिडेंसी कर रहे हैं, और सीनियर रेसिडेंसी में इस तरह का अगर आप पैसा नहीं देते हैं, जबकि ये रूल है, और ये रूल कोई इधर उधर का नहीं है, नेशनल मेडिकल कमीशन का ये रूल है कि आपको सीनियर रेसिडेंट्स को आपको इतना तनख्वाह देना है। नहीं तो कल को जब HMPV महामारी जैसी, भगवान न करे कि ये फैलेगी या इस तरह की कोई खतरा होगा, लेकिन कल को महामारी में अगर इस तरह की स्थिति आए, इन्हीं डॉक्टरों के भरोसे हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था है, और कल को ये फिर हड़ताल पे जाने की नौबत आ गई, तब क्या होगा? नहीं, हड़ताल की बात मैं कहाँ कर रहा हूँ। हड़ताल की आवश्यकता क्या है? आप तनख्वाह नहीं दीजिए, लोग काम करना बंद कर देंगे।
वहां हड़ताल का तो कोई बात ही नहीं आ रहा तो उधर हड़ताल हो ही गई ना। हाँ, वो अब उसको चाहे जिस जब भाषा काम नहीं बंद करेंगे और पेन डाउन कर दिए तो काम बंद। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि आप एक तरफ एडवाइजरी, वही तो मैंने कहा ना कि एक तरफ आप एडवाइजरी दे रहे हैं कि आप ये सतर्कता कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अभी सरकार अपने तरफ से कितनी सत्ता? आपके विभाग में अभी सचिव कौन है, स्वास्थ्य सचिव? हमारे विभाग में शायद माननीय अजय कुमार सिंह जी हैं। तो धनबाद को, चूंकि धनबाद के डीसी भी रह चुके हैं, तो जानते होंगे। नहीं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो एक सज्जन व्यक्ति हैं और मैं भी उनका पर्सनली मैं बहुत रिगार्ड करता हूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे उनसे बिल्कुल आशा है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन ये स्थितियां उत्पन्न होना ही खुद अपने आप में चिंता का विषय है। चिंता का विषय है, बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ HMPV महामारी, इसको हम बीमारी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अब काफी जो है म्यूटेंट धीरे धीरे फैलते जा रहा है और भारत के भी कुछ इलाकों में फैले हैं, इसके मरीज मिले हैं। गुजरात में पहले मरीज मिले, उसमें एक छोटा नवजात बच्चा मिला, उसके बाद धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी फैले हैं। वैसे इस बीमारी के बारे में मैंने पहले ही बताया और डॉक्टर साहब ने बहुत ही सवालों का बहुत सही जवाब दिया कि ये चीन से निकली हुई कोविड-19 वाली जो वायरस थी, ठीक उसी तरह से ही वहीं से इस महामारी का भी शुरुआत वहीं से मानी गई है और वहीं से दूसरे देशों में पहुंची है, भारत में पहुंची है। चूंकि चीन तो हमारे बगल का पड़ोसी है, तो भूगोल के हिसाब से पड़ोसी तो हम बदल नहीं सकते हैं। अब मजबूरी है, चाइना के बगल में हम हैं तो जो गलती वो करते हैं भोगना हमें भी पड़ता है। तो एक महामारी हम लोगों ने झेल लिया है 5 साल पहले, उससे भी उबर चुके हैं, इससे भी उबर जाएंगे। लेकिन इस त्रासदी से उबरने से पहले जिनके भरोसे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था टिकी है वो है हमारे डॉक्टर, धरती के भगवान। कम से कम उनका तो ख्याल रखना ही होगा। और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त में धनबाद के ASNMMCH के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स भूखे हैं। 4 माह से उनके पास सरकार ने वेतन नहीं दिया और बिना वेतन के वो काम करने के मजबूर है। लेकिन सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक करेंगे काम, बिना पैसे का कैसे काम करेंगे? और इस सवाल का जवाब प्रिंसिपल के पास, अधीक्षक के पास तो बिल्कुल नहीं। और स्वास्थ्य सचिव अगर इस बात को सुन रहे होंगे, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक अगर इस बात को सुन रहे हैं, तो कम से कम उनकी ये दायित्व तो बनता है कि अपने जो काम करने वाले डॉक्टर्स हैं उनका वो ख्याल करते हुए समय पर 4 महीना का अविलंब वेतन जारी करें। यही सबसे पहला डॉक्टर्स के लिए उनका दायित्व है, वो करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको जो नई महामारी आई है इससे बचने का अगर कोई आपके पास उपाय है तो वही है जो कोविड-19 में आप फॉलो करते थे, उसी का पालन कीजिए। डरने वाली कोई बात नहीं है। टीवी वगैरह का जो आप देखते होंगे उसमें जो डराया जाता होगा, तो अब लॉकडाउन नहीं आने वाला है, अब आपके ऊपर कोई खतरा नहीं आने वाला है। और इस बीमारी को संभवतः आप आराम से घर में भी प्रिकॉशन बरतिए, बाहर भी जब निकलिए तो थोड़ा प्रिकॉशन बरतिए। ये ठंडी में बीमारी आई है और ठंडी के साथ चली जाएगी। आप ठंड रख के कूल रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ज्यादा टेंशन में चीजें, बीमारी पहले ना पहले माथा पे दबाव बढ़ेगा तो बीपी की बीमारी बढ़ जाएगी या ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ेगा। इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर साहब ने पहले ही समझा दिया, बता दिया, अच्छे से जवाब दे दिया है। हाँ, ये जरूर है कि चाइना वाले ये उल्टा सीधा खाते जरूर हैं, उल्टा सीधा प्रयोग करते हैं और उसी की वजह से वायरस तेजी से दूसरे जगहों पे फैलाते हैं। इसलिए चाइना वाले जो बीमारी है उसे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपनी इम्यूनिटी का पूरा ध्यान रखिए। इम्यूनिटी मजबूत रहेगा तो ऐसे वायरस आते जाते रहेंगे, आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। सहयोगी विवेक और नौरेन के साथ गौरव शेख सी, न्यूज़ 8 धनबाद।